हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का 5th चैप्टर करेंगे। ये जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, तो इसमें आज हम क्लास 6 का ही चैप्टर करेंगे। 5th चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। मतलब कुछ लोग जो थे वो उन्होंने अपना राज्य कैसे स्थापित किया, फिर वो राजा शासक कैसे बने, और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था कि कुछ हिस्टोरियंस जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ कब्रें मिली हैं, कुछ किताबें मिली हैं, जिससे वो हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि लोगों का जो सामाजिक जीवन था, मतलब वो वर्गों में बटा हुआ था। मतलब उनमें सामाजिक भिन्नताएं काफ़ी थी। कुछ लोग काफ़ी अमीर भी थे, जिनके कब्रों में से हमें मनके या बहुत कीमती वस्तुएं मिली हैं। कुछ लोग बिल्कुल मतलब नॉर्मल भी थे, साधारण जो आम जनता होती है, जैसे उनकी कब्रों में से हमें मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ आम सामान जो घरेलू कामकाज की वस्तुएं होती हैं वो ही मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय पर भी सामाजिक भिन्नताएं काफ़ी आ चुकी थी। मतलब आर्थिक सत्र पर, सामाजिक सत्र पर, राजनीतिक सत्र पर भी कुछ भिन्नताएं देखने को मिली हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि शासक लोग कैसे बनते गए। मतलब उस समय पर हमने देखा था, पहले वो जो आदि मानव था, है ना, जंगलों में रहता था, अखेटक था, खाद्य संग्राहक था। धीरे धीरे उसने पशु पालने शुरू किए, फिर नगर बने, नगर से फिर वो मतलब राजा खुद को सरदार घोषित करने लगा। तो इसी तरह से अब शासक भी बन चुके थे लोग। लगभग अगर हम 50 वर्ष पहले की बात करें तो मतलब हम देखते हैं आजकल हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर जो रूल करते हैं हम उनको वोट मतलब इलेक्शन देते हैं, है ना, मतलब इलेक्ट करते हैं, खुद अपने शासकों का चुनाव करते हैं। लेकिन इतने समय पहले कोई मतदान नहीं होता था, कोई वोटिंग प्रणाली कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोग क्या थे, शासक बन चुके थे। तो वह कैसे बने? कुछ राजा जो होते थे जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु कुछ 3000 साल पहले तक राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग क्या थे, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे, मतलब बड़े बड़े जो यज्ञ हवन वगैरह होते हैं वो करवाते थे, और राजा के रूप में खुद को घोषित कर देते थे कि हम प्रतिष्ठित हो गए हैं। अश्वमेध यज्ञ होता है एक, जिसमें क्या होता है कि घोड़े, ये यज्ञ था। इसमें क्या होता है कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, मतलब खुला छोड़ दिया, कहीं भी जाए। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर उसे रोक लिया तो फिर उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये था कि जो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला जो राजा था उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसके बाद फिर उन राजाओं को यज्ञ में बुलाया जाता था, इनविटेशन दिया जाता था। और ये जो हवन यज्ञ जैसे आज भी हिंदू समाज में करते हैं, पूजा पाठ मंदिर वगैरह में, तो उसी तरह से ये आज पंडित करते हैं, ब्राह्मण, तो ये पुरोहितों के द्वारा किया जाता था। इसके लिए उपहारों, मतलब उन्हें उपहारों से भी सम्मानित किया जाता था। मतलब जो पुरोहित होते थे उन्हें तोहफे दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला एक राजा जो होता था बहुत शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि उससे क्या होता है, कोई भी यज्ञ होता था उसमें सिर्फ अपनी वो दिखावा करना होता था कि हमारे पास इतना कुछ, अपनी शक्ति दिखानी होती थी। तो इसी तरह से यही माना जाता था कि ये जो यज्ञ है ये सिर्फ बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, जो सबसे शक्तिशाली हो। जो भी यज्ञ में लोग मतलब बुलवाए जाते थे वो सभी राजा के लिए तोहफे लेकर आते थे। जितने भी आयोजन होते थे, जितने भी प्रोग्राम होते थे, उनमें राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन पर बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। मतलब जो उसका सारथी होता था वही उसका जो सहचर, मतलब उसका सलाहकार होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा और जो उनके गुण हैं उनका गान करता था। जैसे होता है ना, गुणगान करना, अपने राजा के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें बताना है, तो ये उसका काम होता था, उसके सहचर का। राजा के जो सगे संबंधी होते थे, खास करके उसकी जो रानियां और उसके जो पुत्र थे, उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। सारे आमंत्रित राजाओं का सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर क्या होता था, पुरोहित जो होते थे वो पवित्र जल का छिड़काव करते थे, और साथ ही कई अनुष्ठान भी करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग जो होते थे वो उपहार लाते थे। हमने पीछे देखा था विष, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में देखा था जन विष, मतलब लोगों को क्या कहा जाता था, जन
है ना, विष जन मतलब लोग, जनता जो होती थी, तो वो उनके लिए तोहफे लेकर आते थे, जिन्हें पुरोहित क्या शूद्र मानते थे। जो विष और वैश्य लोग थे, पुरोहितों के द्वारा उन्हें शूद्र माना जाता था। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। ठीक है, तो अब देखिए उस समय पर जब हमें सामाजिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, तो समाज भी क्या था, वर्णों में बटा हुआ था। तो ये वर्ण हैं। ये हम उत्तर भारत की बात करेंगे, खास करके जो गंगा यमुना क्षेत्र है वहाँ पर कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इसके अंदर क्या होता था, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और अन्य ग्रंथ शामिल होते थे। पुरोहित द्वारा इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई जाती थी। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया जाता था। उस समय समाज में कई समूह प्रचलित थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषि, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। मतलब उस समय के समाज में इतने सारे लोग रहते थे। जहाँ पर कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली भी थे, वहीं पर कृषि और व्यापारी भी रहते थे, धनवान थे, मतलब उनके पास भी धन होता था। दूसरी तरफ पशुपालक, पशु पालने वाले, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक जो होते थे वो निर्धन होते थे, मतलब उनके पास धन कम होता था। पुरोहित ने क्या किया हुआ था कि 4 वर्गों में लोगों को बांट दिया था, जिन्हें वर्ण कहते थे। उनके अनुसार क्या होता था, हर एक वर्ण के अलग अलग काम होते हैं। उन्होंने काम फिक्स कर दिए कि इस वर्ण का ये काम है। पहला वर्ण जो ब्राह्मणों का होता था, उनका काम था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और यज्ञ करना। इसके लिए उन्हें तोहफे मिलते थे। दूसरा स्थान उन्होंने शासकों का रखा, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम होता था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और तीसरे स्थान पर विष यानी कि वैश्य, इसमें कृषि, पशुपालक, व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार था। वर्णों में अंतिम जो स्थान थे, सबसे निचला स्थान शूद्रों का था। इनका काम होता था कि बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये सारी प्रक्रिया जो प्रणाली थी, ये पुरोहितों के द्वारा रची गई थी। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। तो उस समय पर पुरोहितों ने समाज को ऐसे वर्णों में बांट दिया, जिसमें क्या हुआ, भेदभाव होने शुरू हो चुके थे। तो जो भी आज हम भेदभाव देखते हैं अपने समाज में, वो सभी इसी का नतीजा है। पुरोहितों के अनुसार क्या होता था कि सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर था। मतलब जिस वर्ण में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो वो उसी वर्ण का होगा। जैसे ब्राह्मण, जो माता पिता की संतान ब्राह्मण होती है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। इसमें वे लोग भी आते थे जो कि शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। वो चाहते थे कि इनसे अगर हमारा कांटेक्ट रहेगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। कुछ लोगों ने तो इनके द्वारा जो ये प्रणाली बनाई गई थी उसको स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से ज़्यादा अच्छा मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अलावा कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। मतलब उस समय पर सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर लोगों के द्वारा इन सब चीज़ों को नहीं माना जाता था। अब देखिए जनपद कैसे बने। जो महायज्ञ होते हैं, महायज्ञ हमने पढ़ा था, यज्ञ मतलब एक जो अश्वमेध यज्ञ या उस प्रकार के कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान। तो अब महायज्ञ मतलब बड़े बड़े जो यज्ञ होते थे उनको करने वाले राजा जो अब जन नहीं होते थे, अब जनपदों के राजा बन चुके थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें जनपदों की कई बस्तियां मिली हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से क्या पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। तो जनपदों की उन्हें एविडेंस मिले हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं, जहां पर चित्रित धूसर पात्र के रूप में जिन्हें जाना जाता है।
जैसा इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। हमने पहले देखिए चित्रित लिखा हुआ ये देखिए, तो इसमें पता चलता है कि चित्रकारी की गई होगी आमतौर पर सरल रेखा या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है, मतलब ज्योमेट्रिकल जो आकार होता है उस रूप में। ये देखिए ये होते हैं चित्रित धूसर पात्र। ये काफ़ी चिकने होते थे, सुंदर थे और इनका प्रयोग ऐसा माना जा रहा है कि किसी खास मौके पर किया जाता होगा। अब देखिए महाजनपद कैसे बने। कुछ जनपद ज़्यादा शक्तिशाली महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी कैपिटल होती थी, जनपद की कैपिटल नहीं होती थी और महाजनपद की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई। इनके चारों तरफ लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई, क्योंकि लोगों ने अन्य राज्यों के आक्रमण के डर से बचने के लिए अपने मतलब खुद को सुरक्षित रखा जाना जरूरी समझा, जिसकी वजह से फिर ये बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। सबसे पहले मैप देखिए, तो ये महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद, इसमें हम अगर देखेंगे मगध, वैशाली, ये जो बिहार का एरिया है, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, यहाँ पर झेलम नदी, उज्जैन, मध्य भारत का एरिया, तो ये सभी जनपद होते थे, महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए कुछ राजा जो होते थे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, तो इसी तरह से फिर किले के अंदर रहने वाले लोग और उस पर नियंत्रण हो जाता था। इस तरह की जो विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लोगों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों के इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, मतलब इसके लिए क्या है, संसाधनों की भी ज़रूरत होती थी बहुत ज़्यादा। फिर राजा क्या करने लगे, जब उन्होंने अपने किलेबंदी कर ली, फिर वो सेना बनाने लगे। सिपाहियों को उन्हें फिर सैलरी देनी होती थी और उन्हें फिर वेतन पर रखने लगे। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, और आहत सिक्के क्या होते हैं हम फिर देखेंगे आहत सिक्के। पहले आप ये समझ लीजिए, ये देखिए ये दीवार है, जैसे कि ये कौशाम्बी किले की एक दीवार बनाई गई है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी और ऊंची दीवार है। तो ऐसी दीवारें बनाई जाती थी किले को सुरक्षित रखने के लिए, और फिर ऐसे में राजा के द्वारा नियंत्रण करना भी आसान हो जाता था। अब देखिए कर, कुछ लोगों पर कर भी लगाए जाते थे। कर क्यों लगाए जाते हैं? टैक्स। आज हम टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि सरकार की कुछ इनकम होती है टैक्स से, उन्होंने जो सैलरी देनी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर जो गवर्नमेंट जो अधिकारी होते हैं उनको, या फिर कुछ भी निर्माण कार्य करने होते हैं अपने एरिया मतलब पूरे देश में, तो तभी टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स इसी तरह से उस समय पर भी टैक्स शुरू हो गया था जब राजा ने सेना रखनी शुरू की। महाजनपदों के राजा जो होते थे बड़े बड़े किले बनवाते थे, अपनी बड़ी सेना रखते थे, और उन्हें फिर संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें फिर कर्मचारियों की भी ज़रूरत थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए जो मतलब लोगों के द्वारा जो उपहार लाए जाते थे उन पर तो मतलब निर्भर नहीं रह सकते थे। तो अब वो क्या करने लगे, फिर उन्होंने टैक्स लगा दिया। टैक्स किस किस पर लगाया? तो फसलों पर कर लगाया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि ज़्यादा लोग कृषि होते थे। उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। फिर कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया, जो कि श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार। इसको राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, तो ये इनका कर का भुगतान होता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर टैक्स लगता था। अखेटक संग्राहक को जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी वो देनी पड़ती थी। तो इसी तरह से राजा ने कर लगाना शुरू कर दिया था। अब देखिए फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि में परिवर्तन आने लगे। जो हल के फाल थे अब लोहे के बनने लगे। कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ती गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया और खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार करके उन्हें रोपना शुरू किया। मतलब पहले क्या होता था कि कोई ये खेत है, इसमें बीज छिड़का जाता था, ऐसे ऐसे करके वहाँ से क्या होता था, फसल हो जाती थी। लेकिन इसमें परिवर्तन क्या हुआ, अब वो हल का प्रयोग करने लगे, लोहे का हल। ये
ये ज़मीन है, इसको पहले हल से जोत लिया, ठीक है। फिर क्या, एक साइड पर बीज को ऐसे लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, पौधरोपण शुरू हुआ। मतलब यहाँ पर पहले अलग से एक एक जैसे कोई भी अनाज है या फसल है उसके पौधे उगने शुरू हुए। जब ये पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो फिर इन्हें यहाँ से हटाकर इनमें लगाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से पौधों का रोपण शुरू हो गया था। पहले की तुलना में अब ज़्यादा पौधे जीवित रह सकते थे और पैदावार भी ज़्यादा होती थी और इसे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन जो खेतीहर मजदूर होते हैं, मतलब जो काम करने वाले होते हैं, वही लोग ये काम करते थे, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा होती थी, इसमें डबल काम हो जाता था। अब देखिए हम जनपद के बारे में देखेंगे। जो मगध है उसके बारे में। मगध एक बहुत शक्तिशाली महत्वपूर्ण जनपद था। गंगा और सोन जैसी नदियों से ये मगध होकर मतलब ये नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यहाँ पर यातायात मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ के उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और सेना के काम में उन्हें यूज़ किया जाता था। इसके अलावा जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी मिली हैं। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। जो मगध जनपद था ना, वो बहुत शक्तिशाली था। जो आज बिहार का क्षेत्र है, बिहार के क्षेत्र के अंदर आता है ये, बिहार की स्टेट में। तो उस समय पर इतना समृद्ध था, वहाँ पर हर एक प्रकार की वस्तुएं मिलती थी, खनिज मिलते थे, वहाँ पर लकड़ी मिलती थी, हर एक काम के। वहाँ पर यातायात के साधन अच्छे थे, जल प्रणाली बहुत अच्छी थी वहाँ पर, क्योंकि गंगा और सोन नदियाँ वहाँ से होकर बहती थी। तो इसी वजह से बहुत ही शक्तिशाली था। मगध में 2 शक्तिशाली शासक भी थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। बाकी जनपदों को जीतने के लिए ये हर तरह की कोशिश करते थे। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक था। अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जिसे राजगीर कहा जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में फिर पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहा जाता है, तो आज की राजधानी उसको बना दिया गया। उससे भी पहले एक मैसिडोनिया नाम का एक राजा था। सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने मगध की ओर आना चाहा तो उसके सिपाहियों ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ के शक्तिशाली जो शासक थे उनकी चर्चाएं मतलब बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी कि उनसे बाकी जो शासक थे उनके सिपाही बहुत ज़्यादा डरते थे। उनके जो सिकंदर के सिपाही थे, उन्होंने कहा कि भारत के जो शासक हैं उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, तो इस वजह से हम उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं वज्जी। ये भी एक शक्तिशाली राज्य था। मगध एक शक्तिशाली राज्य, उसके नज़दीक ही वज्जी एक राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार है। यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक शासक होता था और सभी अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था, लेकिन यहाँ पर गण और संघ बने होते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से हर एक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभा में बैठकर बातचीत करते, बहस करते, वाद विवाद के जरिए यह तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और जो काम करने वाले सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। गण क्या होता है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, उसमें कई सदस्य होते हैं। संघ का अर्थ होता है संगठन या सभा। बुद्ध और महावीर जब हम आगे पढ़ेंगे तो दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। इनका भी गण और संघ बने हुए थे। बौद्ध साहित्य के संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब देखिए यहाँ पर वज्जी संघ का एक वर्णन दिया हुआ है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें से ये हमें मिला है। ये मतलब कि जो वर्णन है इसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अजातशत्रु या अजातशत्रु और वज्जी संघ, उसके बारे में
अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था और अपने मंत्री वस्कार को उसने बुद्ध के पास भेजा कि आप सलाह लेकर आओ वहाँ से। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी जो है, वज्जी लोगों को तब तक जीतना मुश्किल है जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, मतलब नियमित समय समय पर सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे, तो तब तक वज्जी के जो लोग हैं उनको जीतना मुश्किल है। तो ये बौद्ध के द्वारा उन्हें सलाह दी गई थी। वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह बुद्ध उन्हें शिक्षा देते हैं। अब देखिए, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो इसी तरह गण और संघ के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक और दिया हुआ है, ये मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो है, इसमें लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था शुरू की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ये लगभग 200 साल तक चली थी। इनमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियाँ द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था, मतलब उस समय पर औरतों की स्थिति बहुत ही बुरी थी। व्यापारी शिल्पकारी के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। मतलब भारत में ही नहीं, बाकी भी अगर हम किसी और क्षेत्र में देखते तो उसमें भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो इसमें आप वर्ड देखिए, इसको अगर आपको समझ आ गया तो इट मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। राजा हमने देखा, अश्वमेध जहाँ पर घोड़े को छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र। वर्ण व्यवस्था हमने देखी, जनपद महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण और संघ या प्रजातंत्र। तो ये सभी उपयोगी वर्ड्स हैं, आपको काम आएंगे। यहाँ पर सही या गलत है तो आप इसमें सही गलत का मतलब खुद से आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं आया। तो मिलते हैं हम अपनी मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।